कि माँ तू दुनिया की टेंशन मत ले, कि माँ तू दुनिया की टेंशन मत ले, एक दिन तेरा लाल वर्दी में जरूर आएगा। इस तेरे सपने को तेरा लाल पूरी दुनिया को पूरा करके दिखाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है, ये जीएस का पार्ट है दोस्तों। इसमें आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से दोस्तों ये प्रीवियस ईयर है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरे भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग की भी वीडियो आज ही बनेगी, आज ही आएगी यानी कि। तो देखिए, भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो मेरे भाई याद रख लेना कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लोरीन है ये आणविक अखंड नहीं है। आणविक का मतलब होता है अणु का अखंड, अणु का अखंड ही आणविक अखंड होता है। और ऑक्सीजन आणविक अखंड नहीं है और सल्फर भी आणविक अखंड नहीं है। परंतु मेरे भाई याद रख लेना क्या भैया, आर्गन जो है ये आर्गन आणविक अखंड है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आपको मैं बता दूं कि मैथ में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा क्या इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो याद रखना 10 डिग्री क्रीक दोस्तों क्या करता है? अंडमान और निकोबार समूह को अलग करता है। आशा करता हूँ ये एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसी के साथ हम इसी वीडियो के बाद जस्ट आपका रीजनिंग का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको टेंशन ले कि कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर का पूरा प्रश्न ही उठाकर मैंने रख दिया है। और दोस्तों आपको डेली हम सीक्वेंस में वीडियो कराते जाएंगे। और जितने पेपर अभी तक आरपीएफ हुए हैं आपको सारे आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ कुछ अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। तो जो क्षय रोग और टीबी रोग का कारण है मेरे भाई ये बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल के वजह से ही क्षय रोग और टीबी रोग होता है। क्षय रोग और टीबी रोग बैक्टीरियल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति है तो संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर टेलीग्राम पर आप हमको पीडीएफ प्रोवाइड करें। तो जरूर आप लोगों को क्लास जस्ट खत्म होने के आधा घंटे के बाद आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो जाइए और जाकर फॉलो वहाँ पर कर लीजिए हमको, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में कोलरू झील पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो याद रखना, लोकसभा में कितने दो एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कितने दिन में? तो 10 दिन।
कितने भैया? 10 दिन। इन प्रश्नों को याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर होगा मेरे भाई, इसमें प्रीवियस ईयर को प्रश्नों को रिपीट करेगा, तो क्यों हम लोग तैयार ना हो जाएं पहले से ही। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कोशिका नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कोशिका की बात किया जाए, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने तो किया था, परंतु एक चीज और याद रख लेना, इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया था 1665 ईस्वी में। परंतु याद रखना मेरे भाई, 1674 ईस्वी में एंटनी वान लीवेनहॉक ने मृत कोशिकाओं की बजाय जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। किसकी? जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया था और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज किया था। परंतु अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप लोग आंसर में रॉबर्ट हुक लिखिएगा। ऑप्शन में रॉबर्ट हुक होगा तो वहां पर टिक लगाइएगा। और आपको मैं बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की बहुत बड़ी, आप लोगों को बता दूं, सूचना निकल कर आई है। बहुत बड़ी सूचना निकल कर आई है मेरे भाई कि आपके लिए बहुत जल्द रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का मेरे भैया आपका एग्जाम डेट बहुत जल्द अनाउंसमेंट, मतलब फॉर्म डेट अनाउंसमेंट होगा। और देखते हैं कितनी भर्ती होगी। उम्मीद यही है मेरे भाई कि ये जो एनटीपीसी है ये 20,000 पद कम से कम होगा, 20,000 पद। और जो ग्रुप डी का है ये कम से कम नहीं तो 50,000 पद होगा मेरे भाई। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, समझते हैं। तो दोस्तों तैयार रहिएगा। साइंस की क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल बेहतरीन लेवल से, जैसे मान लीजिए कोशिका है तो कोशिका पहला टॉपिक है बायोलॉजी का, तो कोशिका से ही शुरू होगा। बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, बिल्कुल एनिमेशन 3D की मदद से कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर जो पूरी यूट्यूब पर दोस्तों कहीं भी किसी भी चैनल पर आप जाकर देखेंगे तो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा साइंस का, यकीन मानिए। क्योंकि हम लोगों ने कोशिका को बिल्कुल 3D में, 3D स्ट्रक्चर में तैयार कर रहे हैं। इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे हर विद्यार्थियों को बेहतरीन ढंग से नॉलेज हो सके चित्र के माध्यम से, ताकि उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न समझाते हैं कि अशोक स्तंभ। अब अशोक कौन थे भैया? अब अशोक सम्राट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कलिंग युद्ध में क्या किए थे भैया? कलिंग युद्ध जो हुआ था, सम्राट अशोक ने सैकड़ों लोगों को मार दिया था। अब सैकड़ों लोगों को मार तो दिया था, परंतु याद रखेगा इन्होंने सैकड़ों लोगों को मार दिया था, परंतु वहां पर इनका जो दिल है, यानी कि इनका जो विचार, इनके जो भाव हैं, वो विचार भाव इनको बिल्कुल से बदल जाते हैं। और ये बहुत ही कह सकते हैं क्रोधित राजा। क्रोधित का मतलब मेरे भाई ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से युद्ध करना जानते थे, युद्ध के क्षेत्र में बहुत आगे थे। परंतु इन्होंने इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सुन लीजिए। कलिंग का युद्ध पूछा जाता है। कलिंग के युद्ध से ही किसका? सम्राट अशोक के विचार बदल गए थे। आपसे पूछेगा कि सम्राट अशोक के विचार किस किस क्या कहते हैं युद्ध से बदला था, तो किस युद्ध से? कलिंग के युद्ध से बदला था मेरे भाई। कलिंग के युद्ध में इन्होंने सैकड़ों लोगों पर क्या तलवार बरसा दिया था, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी को मार दिया था, जिससे इनका दोस्तों हृदय जो कंपन करने लगता है और इनका मन कहने लगता है मैंने गलत किया है दोस्तों। तो इसमें इनको प्रभावित हो जाते हैं। देखिए अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में स्थित है। एक अशोक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अगर पूछा जाए कि सम्राट अशोक जो थे भैया, कौन? सम्राट अशोक। ये सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में, कहाँ का अभिलेख था जिसमें इन्होंने अपने बारे में वहां पर विवरण दिया है, अपने बारे में बताया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने राजस्थान में एक अभिलेख लिखा था दोस्तों, उसी में इन्होंने अपने बारे में सारा विवरण पेश किया था। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं
देखिए भैया, प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या भैया, ना तो पॉलिएस्टर है और ना ही नायलॉन है और ना ही बैग है। इसका जो राइट आंसर जाएगा आपकी स्क्रीन के सामने, रेयान। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपिका मलिका ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखना मेरे भाई, रजत पदक जीता था। किसको? रजत पदक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं स्टैटिक जीके का विशेष तौर पर वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। और आप सभी को बता दूं कि करंट अफेयर का अभी मैंने दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया, तो जाकर आप लोग उसको जरूर देखिएगा मेरे भाई। करंट अफेयर का पूरा वीडियो है जिसमें 50 प्रश्न करवाए गए हैं 2024 के रिलेटेड में है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारत का जो है भैया, दक्षिण भारत की जो मंदिरें हैं उनमें प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? उनको गोपुक कहा जाता है। गोपुर क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो इस वाक्य को क्या समझाता है? सतत विकास समझाता है। आपको आरपीएफ की तैयारी करने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको निःशुल्क में इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका एग्जाम दोस्तों 2 से 3 माह बाद होगा, आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2-3 माह में आपके सारे कंटेंट को, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जी सारे पोर्शन को तैयार करा दिया जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को किया कि नहीं किया। प्रीवियस ईयर पहले करिए, देख कर ही करिए, समझिए। उसके बाद दोस्तों अपना अलग से पढ़ते रहिए। मान लीजिए जैसे हिस्ट्री हुआ तो इतिहास शुरू कर दीजिए, 15-20 दिन इसको पढ़ लीजिए, इसको खत्म करिए, जल्दी जल्दी खत्म करिए दोस्तों। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इतिहास में, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत जल्द पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। हमारी सारी टीम काम करेगी। हम लोग बहुत जल्द आपको बोर्ड पर दिखने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करना मेरे भाई, बनता ही है। कह रहा है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, क्या भैया, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया है, कोई इकाई, किलो एम। तो दोस्तों कोई इकाई, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिल्ली ने के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। किसका? अलाई दरवाजा का निर्माण पूछा जाएगा किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आपका अगला प्रश्न है कि बर्फ का नमक होता है, तो बर्फ का नमक होता है 273.15 के। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा झरना एंजल फॉल्स है। दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है वो एंजल फॉल्स है। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो आपको बता दूंगा कि कंटेंट में कोई भी कमी नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर का ये पेपर ही है, आप लोग यकीन मानिए। आपको नहीं यकीन हो रहा है तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। और आपको दूसरी बात बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को जरूर आगे बढ़ाइए। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार हमारा कर्तव्य है आपको बेहतरीन कंटेंट देना, उसी प्रकार आपका कर्तव्य होता है दोस्तों निःशुल्क में अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो केवल आप लोगों का एक गुरु दक्षिणा है। आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए और जो लाइक का बटन है इसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए पता नहीं कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको बता दूं कि
अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद में है, मुंडकोपनिषद में है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े थे? तो आपको बता दूं, जो सुशील कुमार थे ये कुश्ती से जुड़े थे। आप लोग नाम सुना ही होगा। ये किससे जुड़े थे? तो कुश्ती से जुड़े थे। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो ये देखिए कुश्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है मेरे भाई। किससे? अमरकंटक से निकलती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पिट्सबर्ग। कौन? पिट्सबर्ग जाना जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जो झरना है ये सरवती पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में मेरे भाई फंडामेंटल राइट कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोगों को समान ही क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार होता है। आपका अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि को धार्मिक स्वतंत्रता की दी गई है? तो याद रखना, ऐसे प्रश्न आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा ताकि हमारे विद्यार्थी फंस जाएं, परंतु इनको पहले से ट्रेंड कर दिया जा रहा है कि सभी भारतीय नागरिकों को क्या भैया को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका कह रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो लाल मिट्टी है, इसका जो लाल रंग आप लोगों ने देखा होगा, इसकी वजह फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1893 में। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दीर्घकालिक योजना है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो में पाई जाती है, मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शुक्र अपने अक्ष से तक घूमता है? तो दोस्तों पूर्व पश्चिम। किससे भैया? पूर्व पश्चिम। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको इसका पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है मेरे भाई सुरक्षित, सुरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। राज्य का राज्यपाल कौन है? तो कैबिनेट है राज्य का राज्यपाल। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 4848 मीटर है। 4848 मीटर है। ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इन बातों को याद रखिएगा। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो आधा लिली। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है? तो 6 महीने 6 सप्ताह अधिकतम अवधि है। आपका अगला प्रश्न है कि वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है? तो मंदिर, मंदिर भैया मंदिर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो विश्व
चैलेंज कब से जुड़ा हुआ है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। राज्य परिषद को भी कहा जाता है, तो राज्यों की परिषद ही राज्य परिषद को कहा जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, तो मेरे भाई याद रख लेना, विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, तो प्रभु श्री शंकर भोलेनाथ को समर्पित है। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो रिजर्व बैंक वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे कि आपका रीजनिंग के सारे प्रश्नों को देखा जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।